नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हल करेंगे कक्षा 10 की बालाजी प्रकाशन की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसकी आज हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नावली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा का पूरा निचोड़ दे देते हैं। जो चीज़ें हमने शुरुआत से अब तक पढ़ी उसका सबका जो पूरा का पूरा निचोड़ है वो इस बहुविकल्पी प्रश्नावली में दिया जाता है। यदि ये प्रश्नावली हमने अच्छे से तैयार कर ली तो मान लो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब के सब बताए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा से पूरा देखें और इस प्रश्नावली को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला क्या कह रहा है। और हाँ, यदि अभी भी हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो पहला सवाल है वो कह रहा k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण kx - 2y = 3 तथा 3x + y = 5 एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो प्रश्न पत्र में यदि सवाल पूछे जाते हैं ना तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। सवाल को की जो भाषा है उसको थोड़ा घुमा देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं ताकि आप समझ ना पाएँ। ठीक है, तो समझने के लिए अब के लिए ही जो हमने पढ़ा है, किस तरीके से प्रश्न पत्र में पूछा है, उसी तरीके के सवाल इसमें देते हैं। तो ये एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कहा k का वह मान ज्ञात के लिए जिसके लिए समीकरण। तो समीकरणों में से हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो ये कंफर्म कर लेना ही है कि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान चाहिए ही चाहिए। किसी का भी मान ज्ञात करने को कह दे k p c, और यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण तो उसमें हमें ये मान निकालने जरूरी होंगे। ठीक, अब यहाँ पर का अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसका मतलब जैसे ये दो रेखाएं हो गई, यहाँ पर ये दोनों एक बिंदु पर वो मान लेते हैं। जैसे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ये ओ बिंदु पर ये दोनों रेखाएं ऐसी हैं प्रतिच्छेद करें, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बना रही हैं। ठीक है, तो इससे कंडीशन हमें पता चलेगी कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसलिए क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और इसके जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल में अब देखो जो समीकरण दिए हैं उनको लिख लो। समीकरण पहला दे रखे हैं kx - 2y = 3 और दूसरा दे रखे हैं, इसको हम पहला दे देते हैं और दूसरा यही बगल में इधर लिख लेते हैं 3x + y = 5। ठीक, इसको दूसरा कह दिया। अब कभी भी किसी का भी मान ज्ञात करना, चाहे वो k हो या फिर समीकरण में जो दिए हैं, जैसे k दिए हैं तो k का मान ज्ञात करेंगे। तो जब भी ऐसे मान ज्ञात करने को कहे तो a1 a2 के तो मान हर समय निकालिए ही निकालिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो a1 बराबर क्या होगा, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी k, फिर b1 बराबर तो पहले समीकरण में y का गुणांक यानी -2, फिर क्या होता है c1 बराबर, अब देखो क्या लिखा जाएगा। वैसे इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये ध्यान रखो, यदि बराबर के दाईं ओर है तो बस उसका चिन्ह बदल के ही लिख दो। तो बराबर के दाईं ओर क्या है, 3 है, तो इसको हम लिखेंगे -3। अब a2 बराबर क्या है, a2 बराबर दूसरे समीकरण में लिखते हैं जैसे 3 है। b2 बराबर क्या है, जैसे y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा तो 1 होगा, और इधर से c2 बराबर, यहाँ बराबर के दाईं ओर 5 है तो हमेशा बराबर के दाईं ओर कुछ भी है तो उसका हम चिन्ह बदल के लिखते हैं, और बराबर किधर होता तो जैसा है वैसा ही लिख लेते, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 के मान आ गए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या कहा है, एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि
रेखाएं, यानी जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए जब एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इनके जो हल होंगे ना, तो हम कह सकते हैं इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। जब एक अद्वितीय हल होगा, ये कैसे पता चला? यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो एक अद्वितीय हल होगा, यदि समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती हैं तो अनेक हल होंगे। इस तरीके से ध्यान रखिए। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी प्रतिच्छेदी पता चली तो एक अद्वितीय हल होगा। तो इसलिए इसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो हम कह सकते हैं इसलिए A1/A2, यानी एक अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। बस यही कंडीशन होती है। तो मान रख दो। तो देखो A1 का मान क्या आया? K/A2 का मान क्या आया? 3 इज नॉट इक्वल टू B1 का मान आया -2/1। अब देखो तिर्यक गुणा करा दो, इसका इधर करा दो, इसका इधर। तो जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो K इज नॉट इक्वल टू 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो माइनस का 3 दूना 6। ये हो गया इसका आंसर। अब देखो हमें ऑप्शन में ये कहाँ दिए हैं भाई? देखो K बराबर 1, K बराबर 2, ये तो है ना, इनमें से कोई बात ही नहीं बनती क्योंकि 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या दिया? K बिलोंग्स टू R, मतलब K बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर्स। क्या होगा? K नॉट इक्वल टू -6, ये दे रखे हैं, यानी ये जो -6 से K का मान है वो किसी भी वास्तविक संख्या से संबंध रखेगा। वो क्या हो सकता है? K इज नॉट इक्वल टू -6, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं। दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है रेखा युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 रखता है। क्या रखता है? अब विकल्प दिए हैं, A कोई हल नहीं, B अद्वितीय हल, C 2 हल, और D दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें बताना है इसमें से वो कौन से हल रखेगा। तो चलिए हल करते हैं भाई। हल में जो हमें समीकरण दिए हैं, सबसे पहले इनको लिख लेना है। तो पहला समीकरण है 2x + 3y = 5, समीकरण 1। और दूसरा दे रखे हैं 4x + 6y = 15, समीकरण 2। अब देखो कोई भी हल रखना है, ठीक है। अब जब ये भी कहते हैं हल की कुल मिला के बात करते इस तरीके सवालों में कि कितने हल रखता है या K का मान ज्ञात कीजिए, ये वो, तो हमें एक A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने ही पड़ेंगे। तो हम निकाल लेते हैं। A1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक यानी 2, B1 बराबर पहले समीकरण में y का गुणांक यानी 3, और C1 बराबर, अब देखिए C1 बराबर कब लिखते हैं? यदि बराबर के दाईं ओर है, ठीक है, बराबर के दाईं ओर, जैसे कि 5 है, तो हमेशा चिन्ह बदल के लिखिए। तो हम लिखेंगे -5, ठीक। फिर A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर -15, और यदि दाईं ओर है तो एज इट इज लिख लीजिए, देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो अब देखो कोई हल नहीं है के लिए अद्वितीय, इनके लिए कंडीशन होती हैं, तो कंडीशन हम अब बनाएंगे, खुद नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें? A1 A2 का मान निकाल लो भाई। तो A1/A2 बराबर क्या होगा? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। B1/B2 निकाल लो। B1/B2 बराबर क्या आएगा? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 निकाल लो।
C1/C2 बराबर -5/-15, माइनस माइनस कटे 5 कम 5 5 15 बराबर 1/3 आ गए। तो अब देख सकते हो A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये 1/2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर A1/A2 और B1/B2 का मान तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं बराबर B1/B2। और देखो C1/C2 का मान समान नहीं है, यानी बराबर 1/2 के नहीं है, तो लिख सकते हैं इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन किस में लागू होती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोई हल नहीं होगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक, और यही इसका तीसरा कह रहा है यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तब रेखाओं के आलेख कैसे होंगे। कहने का मतलब ये है ए में दे रखे हैं समांतर हैं, बी में संगत हैं, ये प्रतिच्छेदी है, इनमें से कोई नहीं है, क्या है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हल करके ही बताएंगे। ठीक है, खैर अब हम समझते हैं। ये प्रश्नावली इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई महत्वपूर्ण इसीलिए है ना क्योंकि इसमें पूरे की पूरी हमें जानकारी जो पहले पढ़ के आए हैं सब पता चलेंगी। तो देखो यदि रेखा युग्म असंगत है, असंगत होने का मतलब होता है कि उनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, यदि रेखाएं कैसी हैं, समांतर, यानी ये रेखाएं मान लो समांतर है, तो एक दूसरे को जब कहीं पर काटेंगी ही नहीं तो इनका हल कोई निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ये असंगत है। ठीक है ना, असंगत है। अच्छा, अब अगर ये देखें ऐसी स्थिति में तो ये एक बिंदु पर काट रहे हैं तो कम से कम एक हल तो निकलेगा ना, तो इसलिए ये क्या होगा, संगत। तो समझ लो हल ठीक है, तो इनका क्या है, हल नहीं है। तो ध्यान रखो यदि हल निकल रहा है और जैसे एक रेखा हमने ये खींची और उसी के ऊपर ये दूसरी भी खींच दी, ठीक है ना, तो ये दो रेखाएं हो गई, तो एक के ऊपर एक है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक, तो ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, जिनका हल निकलता है संगत, और यदि हल नहीं निकल रहा है तो वो हो जाएंगी असंगत। ठीक है ना, तो ये ऐसी रेखाएं हैं, हल नहीं है तो क्या होंगी, असंगत होंगी। तो अब ये रेखाएं देख रहे हो कैसी हैं, समांतर हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रही, यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तब रेखाओं के आलेख कैसे होंगे, समांतर होंगे, यानी असंगत हैं, और असंगत होने पर क्या होगा, हल नहीं होगा। तो ये भी चीज़ यहीं से समझ लो, असंगत होंगे और ये संगत होंगे। ठीक, ये वाले कैसे होंगे, ये दोनों जिनके हल होंगे वो संगत होंगे, जिनके हल नहीं होंगे वो असंगत होंगे। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला, ए नंबर। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं समांतर है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आलेख, यानी कहने का मतलब कि आलेख इसका कैसा होगा, संगत होगा नहीं मतलब समांतर होगा, या हमेशा आच्छादक होगा, या प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, वह ये भी कह रहा है
प्रतिच्छेदी व आच्छेदक होगा या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ये कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम तो समझ लेते हैं। देखो संगत है, संगत का अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई हल जरूर है। इसके पहले सवाल में हमने बताया यदि रेखाएं संगत हैं तो हल होगा, असंगत हैं तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, यानी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब हल होगा तो ये रेखाएं कैसी हो सकती हैं भाई, देखो हमेशा छादक, इसका मतलब है हल तो तब भी निकलता है जब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक, और हल तब भी निकलता है जब ये रेखाएं एक दूसरे पर यानी संपाती हो। अब देखो यहाँ पर संपाती हमें शब्द नहीं दिया है, शब्द क्या दे दिया है, आच्छादक। तो ये आच्छादक क्या होता है, तो देखो आच्छादक शब्द का अर्थ होता है जो किसी को ढक ले, ठीक है, यानी ढक ले, किसी के ऊपर कवर कर ले, ओवरलैप कर ले, वो होता है आच्छादक। तो क्या ये ऐसी जो संगत हैं हमेशा आच्छादक होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकते हैं, तो हमेशा आच्छादक नहीं होते। तो यानी ये तो विकल्प गलत हो गया, हमेशा आच्छादक, ये तो गलत। समांतर, समांतर में तो कोई हल ही नहीं होता है, तो संगत होते ही नहीं है। अब प्रतिच्छेदी व आच्छादक, यानी प्रतिच्छेदी भी हो सकते हैं, सही है, और आच्छादक, आच्छादक भी सही है, और इनमें से कोई बात बनी नहीं, तो यही वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा ये। ठीक, अर्थ समझ गए ना। तो प्रतिच्छेदी व आच्छादक, यही हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा देखो क्या कह रहा है, यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 तथा ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y बराबर 4a प्लस बी के अपरिमित हल होंगे, यदि a बराबर, यानी a नंबर में दे रखे हैं a बराबर 5, b बराबर 1, b में दे रखे हैं a बराबर -5, b बराबर -1, c बराबर 5 और b बराबर -1, और d में दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं। तो हल करके ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा नहीं। ठीक है, तो हल में हम क्या करें, सबसे पहले ये समीकरण इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें a1 b1 के मान चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया अपरिमित हल होंगे, कई बार बता चुके कि हल को कह दे तो ये समझ लो हमें a1 b1 तो निकालना ही निकालना है। ठीक, तो हम लिखते हैं a1 बराबर, a1 पहले समीकरण में x का गुणांक होता है तो 2, b1 बराबर पहले समीकरण में y का गुणांक तो -3, और c1, अब देखो बराबर के दाईं ओर है तो चिन्ह बदल के लिखते हैं, तो बराबर के दाईं ओर है यानी तो हो जाएगा -7। अब a2 बराबर हो जाएगा a प्लस का b, b2 बराबर y का गुणांक यानी माइनस का a प्लस b -3, और c2 बराबर के दाईं ओर है ना तो माइनस करके लिखेंगे 4a प्लस का b। इतना सिंपल बचा के लिख लीजिए, ध्यान रखिए। अब कैसे हल होंगे, सवाल में साफ साफ कह दिया अपरिमित हल होंगे। अपरिमित हल होने का मतलब है कि अनेक हल, अनंततः अनेक हल होंगे जिसकी सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होती है, चूँकि हम कह सकते हैं समीकरण निकाय के अपरिमित हल है, इसलिए जो हमारी कंडीशन बनेगी वो हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इनके मान रखना बचा, a1 का मान कितना है 2, और a2 का मान है a प्लस b बराबर b1 का मान है -3 a प्लस b -3 बराबर c1 का है -7 बटे c2 का -4a प्लस का b। ये सबके मान पता है।
ये माइनस माइनस काट लिए, ये माइनस माइनस काट लिए। अब एक बार क्या करो, इसमें दो समीकरण बनेंगे जा करके। दो समीकरण बनाने के लिए एक बार इन दोनों को बराबर करा लो, एक बार चाहो तो इन दोनों को या इन दोनों को, जिसको चाहो अच्छे से समझने के लिए करा सकते हैं। तो हम एक बार इसको बराबर करा रहे हैं, ठीक। तब 2/a + b बराबर 3/a + b और ये माइनस का 3। तिरे गुणा करा लो, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर कराएंगे तो 2 × a + b माइनस का 3 और इसका इधर, तो ये आ जाएगा 3 × a + का b। ये हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा दो तो आ जाएगा 2a + का 2b माइनस का 2 का 3 में गुणा तो -3 6। 3 का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 3a + का 3b। अब a और b को एक तरफ ले आओ, तो देखो 2a + का 2b ये लाओ इधर तो माइनस का 3a माइनस का 3b और 6 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर माइनस का तो इधर प्लस का। तो 2 में 3 घटा दो तो बचेगा माइनस का a, 2 में 3 घटा दो तो बचेगा माइनस का b बराबर 6। चलो इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 2 तो उनको दे रखे हैं तो इसको 3 कह देते हैं। अब एक बार इसको और इसको बराबर करा लेते हैं। वाह, 2/a + b बराबर इसको 7/4a + का b, इसको कराया तो इनका भी तिरक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा 2 × 4a + का b और इसका इधर, तो ये आ जाएगा 7 × a + का b। गुणा करा दो तो 4 दूना 8, 8a + 2 का b में तो प्लस का 2b बराबर 7a और प्लस का ये हो जाएगा 7b। अब a b के पद ये एक तरफ कर लो, तो देखो 7a को इधर लाएंगे तो 8a + 2b, 7a को लाओ तो माइनस का 7a माइनस का 7b बराबर क्या बचा भाई, कुछ अचर पद है ही नहीं तो 0 रहेगा। तो देखो 7 में नहीं 8a में 7a घटा दो तो ये बचेगा a। अब 2 में 7 घटा दो तो माइनस के 5b बराबर 0। समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 2 नहीं इसको 4 दो, 3 व 4 को हल कर लो। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, चलो हल करो। 3 दे रखे हैं -a माइनस b माइनस के 6 और ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं माइनस नहीं है मतलब है a माइनस का b नहीं 5b है बराबर 0। अब ये देख रहे गुणांक समान है, चिन्ह समान है तो जोड़ने पर कटेंगे, तो हम लिख देते हैं जोड़ने पर। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 1 6 यानी माइनस के कितने होगा 6b बराबर, भाई जोड़ना है तो दोनों ये माइनस के 6b हो जाएंगे। इधर कितना बचा, अच्छा इधर देखो ध्यान से, ये माइनस नहीं था, इधर केवल 6 था 6, तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा में था इधर बटे में भेज दो तो आ जाएगा -6/6, 6 से 6 कट गए तो ये आ गया b बराबर -1। b का मान आ गया, b का मान अब उठा करके समीकरण 1 में नहीं 3 में रख दो, लिख दो b का मान समीकरण 1 नहीं 3 में रखने पर रखो तो b का मान है -a माइनस b बराबर कितना 6, तो -a माइनस और b का मान कितना है -1 बराबर 6, तो -a। अब ये माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 6, तो 1 को उधर भेज दो
तो ये आ जाएगा माइनस ए बराबर 6 माइनस 1, तो माइनस ए बराबर 5। तो माइनस इसके साथ रहेगा ना, इधर भेज दो, तो इम्प्लाइज लगा करके हम इधर ए का मान निकाल लेंगे 5। तो कह सकते हैं अतः इधर दिखाई देते हैं, अतः ए बराबर माइनस इधर भेजा -5 व बी बराबर -1। यही क्या हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। तो आशा है ये जितने भी सवाल बताएं सबके सब समझ में आए होंगे। बाकी के जो सवाल हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे।